तो मित्रों, करंट अफेयर्स में अभी एक मुद्दा चल रहा है कि एचडीएफसी बैंक में 81 बॉन्ड्स का मिस सेलिंग हुआ। मामला क्या है समझते हैं। सबसे पहले एचडीएफसी बैंक की दुबई ब्रांच के मैनेजरों ने पकड़े कुछ एनआरआई बकरे, और मैनेजरों ने उनसे कहा कि देखिए, आप अपनी ये जो डॉलर डिपॉजिट्स हैं, भारत में आप इन्वेस्ट करते हैं तो बैंकों में मुश्किल से 2-4% ब्याज मिल रहा है। उसके बदले आप हमसे 81 बॉन्ड्स खरीद लो, इसमें आपको 12-13% ब्याज मिलेगा। लेकिन असल में ये 81 बॉन्ड्स एचडीएफसी के नहीं थे, स्विट्जरलैंड की एक दूसरी बैंक क्रेडिट सूज के थे। और एचडीएफसी के दुबई के ये मैनेजर कमीशन कमाने के लिए इनका मिस सेलिंग कर रहे थे। फिर 2024 में स्विट्जरलैंड की क्रेडिट सूज बैंक बंद हो गई, ताले लग गए इस पे। तो ये सारे डिपॉजिटर्स का या इन्वेस्टर का पैसा 81 बॉन्ड में जो लगा था वो हो गया कैंसल कैंसल कैंसल। अब आपको प्रश्न होगा, ये 81 बॉन्ड होता क्या? देखिए, आप अपना पैसा बैंकों में डिपॉजिट करते हैं, इस पर बफर के लिए आरबीआई कहता है 3% सीआरआर और 18% एसएलआर में पैसा लॉक हो जाएगा। फिर बाकी का बचा पैसा बैंकर किसी को लोन में देगा। अब इस पर कैलकुलेट होगा रिस्क वेड एसेट्स यानी आरडब्ल्यूए। उसके अनुपात में बैंकर ने किसी और इन्वेस्टर से नई पूंजी शेयर या बॉन्ड स्वरूप में लानी होगी। कितनी? तो जितनी रिस्क वेड एसेट है उसके मुकाबले 9% कैपिटल टू रिस्क वेड एसेट रेशियो यानी CRAR मेंटेन करना होगा। इसे हम कहते हैं बासेल नॉर्म्स। और इस तरह से जो पूंजी बनाई गई है, बफर में रखी गई है, उसे हम कहेंगे बासेल कैपिटल। उसका क्लासिफिकेशन होता है, एक तरफ होता है टीयर 2 कैपिटल, दूसरी तरफ टीयर 1 कैपिटल। टीयर 1 कैपिटल में भी उसके सब टाइप्स होते हैं कि शेयर्स हो सकते हैं, एडिशनल टीयर 1 बॉन्ड्स हो सकते हैं। तो इधर कांड हुआ है। ये 81 बॉन्ड्स की कुछ खास विशेषताएं हैं, स्पेशल फीचर्स हैं कि इसमें आप जब पैसा इन्वेस्ट करते हैं, प्रिंसिपल मूलधन देते हैं, वो कभी वापस नहीं आएगा, किसी भी सूरत में वापस नहीं आएगा। लेकिन इन 81 बॉन्ड्स पे आपको अच्छा खासा ब्याज मिलता रहेगा, मान लो 12-13%, और ये अनंत काल तक हर साल मिलते रहेगा। अब एक और चीज भी समझिए कि 81 बॉन्ड्स मेरे आपके जैसे इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स के लिए नहीं है। ये LIC, म्यूचुअल फंड, ऐसे इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, संस्थागत निवेशकों के लिए होते हैं। और इन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स का बैंकरों के साथ आपस में एक अंडरस्टैंडिंग होता है कि कुछ साल बाद बैंकर इन 81 बॉन्ड्स को बायबैक कर लेगा। लेकिन यदि उस बैंक में कोई स्कैम हो जाता है, कांड हो जाता है, तो फिर ये पूरा बॉन्ड निरस्त हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, रिटर्न ऑफ। मतलब प्रिंसिपल तो इसका वैसे भी मिलना नहीं था, लेकिन जो हर साल अच्छा खासा ब्याज आ रहा था वो भी बंद हो जाएगा, क्योंकि ये सारी रकम उस स्कैम की भरपाई के लिए, उसके पीछे अगर डिपॉजिटर्स लूट गए हैं उनकी मदद के लिए ये 81 बॉन्ड्स का सारा पैसा यूज होगा। ये सारे नियम अलाउड हैं, लीगल है, एथिकल है, क्योंकि स्विट्जरलैंड में बासेल नाम के एरिया में बासेल कमिटी ऑन बैंकिंग सुपरविजन, उन्होंने ये नियम बनाए हैं। पहला वर्जन, दूसरा वर्जन, अभी बासेल 3 नॉर्म्स चल रहे हैं, तीसरा वर्जन चल रहा है। उस हिसाब से हर एक देश के सेंट्रल बैंक ने, तो भारत में आरबीआई, चीन में पीपल्स बैंक ऑफ चाइना, ब्रिटेन में बैंक ऑफ इंग्लैंड, अमेरिका में यूएस फेडरल रिजर्व, सब ने ये नियम मानने होते हैं। और उनके नीचे जितनी ये बैंक्स हैं, चाहे बैंक ऑफ बड़ौदा, एक्सिस है, HDFC, SBI, सब ने ये नियम मानने होते हैं। हालांकि ये जो 81 बॉन्ड का स्कैम हुआ, ये किस्सा पहला नहीं है, ये इतिहास का पुनरावर्तन ही है। इससे पहले यस बैंक, उसका मालिक था राणा कपूर, उसने भी बकरों को फंसाया था, 81 बॉन्ड्स का मिस सेलिंग किया था। देखो, ये 81 बॉन्ड नहीं है, ये तो सुपर फिक्स डिपॉजिट है, जिसमें हम नॉर्मल फिक्स डिपॉजिट के भी मुकाबले आपको बहुत अच्छा ब्याज देंगे। ऐसा करके करीब 1300 रिटेल इन्वेस्टर को चिपका दिए 81 बॉन्ड्स, उनसे उठाए करीब 600 करोड़ रुपए, और बाद में बैंक में कांड हो गया तो ये सब रिटर्न ऑफ हो गया। राणा कपूर जेल में भी गया, सजा उसको कितनी हुई? सिर्फ 2 करोड़ रुपए। हालांकि इसके बाद सेबी थोड़ी चौकन्नी हो गई, 2020 में नियम बनाती है कि अब से इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स अपने पैसे 81 बॉन्ड्स में नहीं लगा सकते, ये केवल इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, मतलब LIC, EPFO, म्यूचुअल फंड, उनके वास्ते। अब प्रश्न अगर ऐसा है तो फिर HDFC के दुबई मैनेजरों ने मिस सेलिंग कैसे कर दिया, अगर रिटेल इन्वेस्टर को अलाउड ही नहीं है? क्योंकि आप समझे तो भारत में नियम है ना, दुबई में कुछ और चलता होगा। तो असल में जो NRI अमेरिका से अपने डॉलर भारत की बैंकों में डिपॉजिट कर रहे थे, जिसको हम कहते हैं FCNR अकाउंट, मतलब फॉरेन करेंसी नॉन रेसिडेंट अकाउंट्स, उसमें जो पैसा डिपॉजिट कर रहे थे, तो ये HDFC के दुबई ब्रांच के मैनेजरों ने इनको लुभाया कि कहाँ ये आप भारत में फंसे हो, वो सारा पैसा हमको दुबई भेजो, हम आपको अच्छा ब्याज दिला देंगे। तो इस तरह से वो पैसा उधर गया और 81 बॉन्ड में इन्वेस्ट हुआ। लेकिन असल में ये बॉन्ड किसके थे? क्रेडिट सूज कंपनी के। HDFC वाले केवल कमीशन खा रहे थे, और कमीशन खाने के लिए मिस सेलिंग कर रहे थे। 2024 में ये स्विट्जरलैंड की बैंक में ही कांड होता है।
तो बैंक बंद हो गई, और मैंने जैसा आपको बताया यदि बैंक बंद होती है उसमें कांड होता है तो 81 बॉन्ड निरस्त हो जाते हैं, उसका पैसा लॉस की भरपाई में जाता है, तो ये सबका पैसा डूब गया। 2025 में दुबई की सरकार ने HDFC पर सख्त कार्रवाई की, बोला अब से आप नए कस्टमर ऑनबोर्ड नहीं कर सकते दुबई में वगैरह। उसके बाद 2026 में HDFC के चेयरमैन ने इस्तीफा दिया, और उसके बाद सेबी, RBI सब लोग इसकी तहकीकात कर रहे हैं। 2026 में HDFC के चेयरमैन अतानु चक्रवर्ती ने इस्तीफा दिया और लिखा कि ये बैंक मेरी वैल्यू सिस्टम के हिसाब से नहीं चल रहा, इसलिए मैं इस्तीफा दे रहा हूँ। हालांकि बाद में सेबी के चेयरमैन ने खुल के लताड़ा कि भाई खुल के बोलो ना क्या कांड हुआ है, ऐसा क्रिप्टिक भाषा में मैं नाम तो नहीं लूंगा लेकिन उस दिन ऐसा हुआ था, भाई खुल के बोलो, आप चेयरमैन है, आपकी कुछ तो जिम्मेदारी बनती है। और उससे भी बड़ा आप एथिक्स पॉइंट ऑफ व्यू से सोचिए कि चेयरमैन मतलब वो तो सबसे बड़ा आदमी हुआ ना, तो उसने रिजाइन थोड़ी करना, उसने नीचे जितने मैनेजर मिस सेलिंग कर रहा था एक एक को लात मार के निकालना चाहिए, उनको सजा देनी चाहिए, पुलिस में FIR करानी चाहिए। ये तो खुद ही मैदान छोड़ के भाग गए कि हमसे ना हो पाएगा। आगे बढ़ते हैं, UPSC के अंदर ये सारा टॉपिक कहाँ रेलेवेंट है? तो देखिए बासेल नॉर्म 81 बॉन्ड्स के फीचर वो प्रीलिम्स के लिए काम की चीज़ है। मेंस पेपर 2 पॉलिटी गवर्नेंस में एक मुद्दा है कि स्टैट्यूटरी बॉडीज, रेगुलेटरी बॉडीज, और वहाँ कुछ बार ऐसे नेगेटिव टोन में प्रश्न पूछे गए हैं कि क्या आपको लगता है कि भारतीय महिला आयोग, नेशनल कमीशन फॉर वीमेन, उसने अच्छा काम नहीं किया है, उसको अगर हम कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस, संवैधानिक दर्जा दे देते अच्छा काम करता, वगैरह वगैरह। तो उसी तर्ज पे आप RBI के बारे में सोच सकते हैं। एक रेगुलेटरी बॉडी है, लेकिन पिछले कुछ सालों से कांड पे कांड हो रहे हैं, चाहे पंजाब महाराष्ट्र कोऑपरेटिव बैंक, यस बैंक, IDFC का भी आया, ये HDFC का देखा, इसके अलावा ICICI में एक थी चंदा कोचर, उसने भी कुछ कांड किया, वो मैटर चल रहा है। तो RBI किधर सो रही है? इस पर मुझे एक कारण ये भी लगता है कि 2018 से लेके RBI की गवर्नरशिप IS लॉबी के कब्जे में। पहले 18 से 24 थे शक्तिकांता दास, 24 से अब आए संजय मल्होत्रा। जबकि RBI बैंकिंग रेगुलेशन ये असल में स्पेशलिस्ट्स का काम है, जिनको बैंकिंग फाइनेंस की समझ हो और लंबे समय तक उनको अनुभव हो कि ये कहाँ पर कौन क्या कांड कर सकता है। IS एक जनरलिस्ट होता है, आज शिक्षा विभाग में, कल स्वास्थ्य विभाग में, तीसरे दिन गृह विभाग, होम अफेयर्स में, तो उसे वो समझ नहीं होगी ना कि ये लोग कांड करने के लिए क्या क्या 2-5 करते होंगे। खैर UPSC मेंस आंसर राइटिंग में जब आप ये कुछ लिखे तो भाषा शुद्धि होना बहुत ज़रूरी है। RBI इज़ अ फेल्ड बॉडी, फेल्ड इंस्टीट्यूशन, ऐसी एक्सट्रीम भाषा नहीं होनी चाहिए, सिवाय कि आपको रविश कुमार की स्क्रिप्ट लिखनी है, बात अलग है। भाषा क्या होनी चाहिए? RBI नीड्स टू डू अ बेटर जॉब, या कि कॉर्पोरेट गवर्नेंस इन द प्राइवेट सेक्टर बैंक्स लीव्स लॉट टू बी डिजायर्ड, यानी कि इनको और बेहतर करने की ज़रूरत है, इसमें सुधार के अवकाश है, देयर इज़ लॉट ऑफ स्कोप फॉर इम्प्रूवमेंट। और इसके वास्ते आप अखबार के कॉलम पढ़ने की थोड़ी आदत रखेंगे, इट विल हेल्प यू। क्योंकि अगर आप सारा कंटेंट केवल यूट्यूब से या ट्विटर से कंज्यूम कर रहे हैं तो उसमें नेगेटिविटी और ये रोस्टिंग स्टाइल की भाषा आपको ज़्यादा आपके दिमाग में एब्जॉर्ब हो रही है, जो असल में मेंस और निबंध में अच्छे मार्क्स लाने के लिए उपयोगी नहीं है। मित्रों, कल यानी 8 तारीख बुधवार को मैं रात 9 बजे फ्री लाइव स्ट्रीम में क्लास लेने वाला हूँ। पूरे साल की इकोनॉमी के करंट अफेयर्स और उसका चौथा पिलर यानी एग्रीकल्चर, मैन्युफैक्चरिंग, सर्विस सेक्टर, उसमें क्या पूरे साल में अपडेट रहे हैं जो हमारे प्रीलिम्स 2026 के लिए काम के। अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पर ये फ्री लाइव स्ट्रीम होने वाला है, फ्री पावर पॉइंट और हैंडआउट के साथ पूरी पढ़ाई होगी। तो आज ही अनअकैडमी ऐप इंस्टॉल करें, मृणाल पटेल सर्च करें, फ्री क्लासेस टैब्स में जाए, आपको सब कुछ मिल जाएगा। और फिर 11 तारीख, मित्रों अगर आप एक UPSC एस्पायरेंट है तो 50 क्वेश्चन की टेस्ट 11 अप्रैल रविवार अनअकैडमी करने वाला है। इस ऑनलाइन टेस्ट में रैंक लाने पर आपको लाखों रुपए के कैश प्राइजेस मिल सकते हैं, और इस ऑनलाइन टेस्ट में टॉप नंबर लाने वाले 32 रैंकर्स को अपनी संस्था में बुलाएंगे और उनका होगा इन पर्सन टेस्ट, जिसमें वो और बड़े आकर्षक इनाम जीत सकते हैं। तारीख वार याद रहे, 11 अप्रैल रविवार सुबह 11 बजे, शाम 5 बजे, 2 बार आप खुद को साबित कर सकते हैं। फ्री रजिस्ट्रेशन के लिए इस QR कोड को स्कैन कीजिए या जाइए unacademy.com/scholarship/UCSC वेबसाइट पर। और बोलो सारे बहुजन UPSC में कौन पसंद, अकेडमी मेरा दिल मेरी जान और आवाम भी कहती UPSC में कौन पसंद, अकेडमी पसंद, अकेडमी बोलो अनअकैडमी साथ और बोलो सारे बहुजन UPSC में कौन पसंद, अकेडमी मेरा दिल मेरी जान और आवाम भी कहती UPSC में कौन पसंद, अकेडमी पसंद, अकेडमी बोलो अनअकैडमी। Unacademy. Let's crack it.